स्वागत है आप सभी का भारत देश की 150 साल पुरानी संस्था में से एक रेलवे विभाग बहुत बड़ी खबर है सभी रेलवे कर्मचारियों और देश के नागरिकों के लिए इस समय पूरा देश इस समय कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। देश में इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन दूसरी ओर से इस वायरस की वजह से अब तक बंद पड़ी सुविधाओं व सेवाओं को पुनः शुरू करने में लगा है। इस बीच सरकार की ओर से अब एक और बड़ा फैसला रेलवे से जुड़ा लिया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में रेलवे को लेकर कुछ बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। इसके तहत सरकार ने रेलवे बोर्ड और रेलवे की 8 अलग अलग सर्विसों का पुनर्गठन कर दिया है। अब इस फैसले के बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आधिकारिक रूप से सीईओ की तरह काम करेंगे। वहीं एक ओर जहां देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं सरकार ने रेलवे बोर्ड मेंबरों की 3 पोस्ट खत्म कर दी गई हैं। यानी कि अब बोर्ड में चेयरमैन कम सीईओ के साथ सिर्फ 4 रेलवे बोर्ड मेंबर ही काम करेंगे। बदल गया रेलवे बोर्ड। सरकार के इन नए बड़े फैसलों के बाद अब रेलवे बोर्ड का पूरा रूप ही बदल गया है। गौरतलब है कि रेल मंत्री के बाद रेलवे का सबसे बड़ा अधिकारी रेलवे बोर्ड का चेयरमैन सीआरबी होता है। अब तक सीआरबी के साथ बोर्ड में 7 मेंबर होते थे, लेकिन सरकार के इस नए फैसले के बाद अब रेलवे के इस बोर्ड को छोटा कर दिया गया है। इसके तहत रेलवे की 3 बड़ी पोस्ट को अब खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही 27 जनरल मैनेजरों की स्केल को बढ़ाकर बोर्ड मेंबरों के लगभग समकक्ष कर दिया गया है। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड सीआरबी और मेंबरों को मिलाकर ही बनता है। साथ ही रेलवे के सभी बड़े फैसले रेल मंत्री की निगरानी में रेलवे बोर्ड ही लेता है। लेकिन अब सरकार के इस नए फैसले के बाद रेलवे बोर्ड का स्वरूप ही छोटा हो गया है। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का गठन, इसके अलावा सरकार ने कुछ और भी परिवर्तन किए हैं, जिसके तहत सरकार ने इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का गठन किया है। अभी तक भारतीय रेलवे के अलग अलग कामों के लिए यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अब तक 8 अलग अलग परीक्षाएं ग्रुप सर्विस होती थी, जिसे पास कर कर्मचारी एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। ऐसे में रेलवे के बड़े पदों के लिए इन डिपार्टमेंटों में मनमुटाव बना ही रहता था, जो एक बड़ी समस्या थी। नई रिस्ट्रक्चरिंग में अब इन 8 ग्रुप सर्विसेज को एक साथ मर्ज करके इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस IRMS नाम की एक नई ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस का गठन किया गया है। इसका मतलब है कि अब उन 8 सर्विसेज के स्थान पर अकेली इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस काम करेगी। वहीं सरकार ने अब इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस का नाम भी परिवर्तित कर दिया है। अब इसको बदलकर इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस कर दिया है। अब तक रेलवे में अलग अलग सर्विस ग्रुप से आए अधिकारियों में अच्छी पोस्टिंग आदि को लेकर कानूनी और आंतरिक लड़ाइयां चलती रहती थी। यहां तक कि अगर किसी मैकेनिकल सर्विस ग्रुप के व्यक्ति को उसकी काबिलियत के कारण किसी खास पोस्ट पर बैठाया गया तो इलेक्ट्रिकल या अन्य ग्रुप सर्विस के अधिकारी दूसरी ग्रुप सर्विस के अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप लगाते थे। अब रेलवे की सभी ग्रुप सर्विसों के मर्जर से ये असंतोष खत्म हो जाएगा और कामकाज में स्पष्टता आएगी। अब परफॉर्मेंस के आधार पर होगा प्रमोशन, मिलेगा काम। इस बीच सरकार ने रेलवे में काम करने वालों को कुछ झटका भी दिया है। अभी तक रेलवे अधिकारियों को मिलने वाले काम, असाइनमेंट और संबंधित पोस्ट उनकी वरिष्ठता और उनके ग्रुप सर्विस के कोटे के आधार पर होती थी। साथ ही प्रमोशन भी सीनियरिटी और कोटा के आधार पर ही होता था। लेकिन मर्जर के बाद अब सभी अधिकारियों का प्रमोशन उनकी क्षमता और परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। इसी आधार पर उन्हें काम भी दिया जाएगा। इससे सभी को समान अवसर प्राप्त हो सकेंगे। रेलवे के नए अधिकारियों को अब उनकी लंबी सर्विस के दौरान एक विशेष क्षेत्र का विशेषज्ञ बनाया जाएगा। साथ ही रेलवे के सभी कामों के प्रति उनका एक जरूरी नजरिया विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि एक स्तर के किसी भी सीनियर अधिकारी को मैनेजमेंट स्तर की जिम्मेदारी उसकी क्षमता के मानकों के आधार पर दी जा सकेगी। यूपीएससी लेगी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की परीक्षा। 8 अलग ग्रुप सर्विस को एक सर्विस में मर्ज किए जाने के बाद अब नए सिरे से होने वाली परीक्षाओं और अन्य मामलों को देखने के लिए रेलवे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और डीओपीटी साथ मिलकर साझा प्रयास कर रहे हैं। आरआरबी बिलासपुर जोन ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़ में पिछले 5 महीने से बंद लोकल ट्रेनों का परिचालन आज से किया जाएगा।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से सबसे पहले 3 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ये तीनों ट्रेनें रायपुर मंडल की हैं। इसमें दुर्ग अंबिकापुर, रायपुर कोरबा हसदेव और रायपुर केवटी डेमो ट्रेनें चलेंगी। इन ट्रेनों के चलने से रायपुर, दुर्ग, कोरबा और अंबिकापुर क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलेंगी तीनों ट्रेनें। आदेश के मुताबिक फिलहाल तीनों ट्रेनें स्पेशल रेलवे के तौर पर चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें अभी 30 सितंबर तक के लिए तय की गई हैं। 30 सितंबर के बाद यात्रियों की संख्या और कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे प्रशासन इनके फेरों में विस्तार करेगा। यहां देखें ट्रेनों का टाइम टेबल। दुर्ग से 4 से 29 सितंबर और अंबिकापुर दुर्ग का परिचालन 5 से 30 सितंबर तक होगा। अंबिकापुर जाने वाली ट्रेन रात 9:30 बजे रायपुर से रवाना होकर सुबह 7 बजे अंबिकापुर पहुंचाएगी। वहां से रवाना होने के बाद सुबह 8 बजे रायपुर पहुंचेगी। रायपुर से ट्रेन का परिचालन 4 से 29 सितंबर के बीच प्रत्येक बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार होगा। जबकि कोरबा से ट्रेन 5 से 27 सितंबर के बीच प्रत्येक रविवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को चलेगी। रायपुर से शाम 6 बजे छूटकर रात 9:45 बजे कोरबा पहुंचाएगी। रायपुर से दल्ली राजहरा होते हुए केवटी तक जाने वाली डेमो ट्रेन भी 4 से 29 सितंबर तक चलेगी। वहीं केवटी से 5 से 30 सितंबर तक चलेगी। इसी ट्रेन का विस्तार आने वाले दिनों में अंतागढ़ तक किया जाएगा। रायपुर से दुर्ग होते हुए केवटी तक जाने आने के लिए बड़ी संख्या में यात्री इससे सफर करते हैं। रायपुर से ट्रेन सुबह 9:15 बजे रवाना होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) आज कक्षा 10-12 की इम्प्रूवमेंट व कंपार्टमेंट परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। CBSE 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 22 से 29 सितंबर तक और 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 22 से 28 सितंबर 2020 तक आयोजित की जाएंगी। CBSE ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा सितंबर के अंत तक आयोजित कराई जाएंगी और इस संबंध में आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। CBSE ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा सितंबर के अंत तक आयोजित कराई जाएंगी और इस संबंध में आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आज छात्रों की ओर से कंपार्टमेंट परीक्षा को चुनौती देने वाली दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 10 सितंबर तय की है। याचिकाकर्ताओं ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए कंपार्टमेंट परीक्षाएं रद्द करने की मांग की है। इससे पहले CBSE ने सुप्रीम कोर्ट बताया था कि कंपार्टमेंट परीक्षा की सुविधा केवल उन्हीं छात्रों को दी जाएगी जो फेल हो गए हैं या असेसमेंट स्कीम के तहत जारी किए गए रिजल्ट से खुश नहीं है। CBSE ने यह भी बताया कि कंपार्टमेंट की परीक्षाएं कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर आयोजित कराई जाएंगी। बोर्ड ने यह भी बताया कि यदि कंपार्टमेंट परीक्षाएं नहीं आयोजित कराई जाती तो इससे बहुत से छात्रों के भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी बीच छात्रों और कुछ पेरेंट्स CBSE के परीक्षा कराने के फैसले पर सवाल खड़ा किया है। उनका मानना है कि महामारी के दौरान परीक्षाएं कराना छात्रों की जान को खतरे में डालना साबित होगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आईएसएटी) ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक को पत्र लिखकर परीक्षाएं रद्द करने की मांग की है। छात्र संगठन की ओर से कहा गया है कि बहुत से छात्रों को बिना परीक्षा ही नंबर देकर पास कर दिया गया। ऐसे कंपार्टमेंट कराने का फैसला कैसे उचित होगा। छत्तीसगढ़ में एग्जाम की तारीख फाइनल हो गई है। PSC 2019 मुख्य परीक्षा अक्टूबर में होगी। लोक सेवा आयोग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक 18 अक्टूबर से शुरू होकर ये परीक्षा 21 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। हर दिन 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। PSC की तरफ से 18 अक्टूबर से 4 दिन यानी 21 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली परीक्षा हर दिन 2 पालियों में आयोजित होगी। सुबह 9 से 12 और दोपहर बाद 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए 5 जिलों में केंद्र बनाया गया है। PSS मुख्य परीक्षा का केंद्र राजधानी रायपुर के अलावे अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर में आयोजित की जाएगी। PSC की तरफ से 18 अक्टूबर से 4 दिन यानी 21 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली परीक्षा हर दिन 2 पालियों में आयोजित होगी। सुबह 9 से 12 और दोपहर बाद 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए 5 जिलों में केंद्र बनाया गया है।
पीएसएस मुख्य परीक्षा का केंद्र राजधानी रायपुर के अलावे अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर में आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2019 को PSC-2019 की अधिसूचना जारी की गई थी। 242 पदों पर होने वाली ये परीक्षा पहले जून में होनी थी, जिसके लिए तारीख भी तय कर दी गई थी। 17 जून से लेकर 20 जून तक ये परीक्षा आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब पीएससी ने फिर से नई परीक्षा तारीख का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने शिकंजा कसते हुए पुराने निजी व व्यावसायिक 4 पहिया वाहनों के लिए जनवरी 2021 से फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। नए साल में पुराने वाहनों का फास्टैग के बगैर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी बीमा कराने के लिए भी फास्टैग अनिवार्य किया जा रहा है। इसके बगैर कार, ट्रक, बस का बीमा नहीं हो सकेगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 3 सितंबर को हितधारकों के सुझाव आपत्ति ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें उल्लेख है कि टोल प्लाजा पर नकद के बजाय फास्टैग की मदद से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इसके तहत पुराने वाहनों यानी दिसंबर 2017 से पहले खरीदे गए निजी व्यावसायिक 4 पहिया वाहनों की विंडो स्क्रीन पर आगामी 1 जनवरी 2021 के फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। मालूम हो कि मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2017 से फास्टैग युक्त नए वाहनों का बिक्री संबंधी अधिसूचना जारी की थी। इसमें वाहन के विंडो स्क्रीन पर निर्माता कंपनी अथवा डीलर को फास्टैग लगाना है। इसके अलावा मंत्रालय पुराने वाहनों की थर्ड पार्टी बीमा कराने के नियम भी बदलने जा रहा है। थर्ड पार्टी बीमा तभी होगा जब वैध फास्टैग आईडी सिस्टम में होगा। यह नियम आगामी 1 अप्रैल 2021 से लागू कर दिया जाएगा। वर्तमान में देश में ट्रक, बस, कारों की संख्या 7 करोड़ है, लेकिन फास्टैग 2 करोड़ से कम बिके हैं। फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा। फास्टैग सिस्टम को सरकार ने वाहन नामक सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया है। इसमें वाहन का नंबर डालते ही वाहन मालिक का नाम, पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी आदि मोबाइल ऐप अथवा कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। सड़क परिवहन के विशेषज्ञ एस.पी. सिंह ने कहा कि वाहन चालक फास्टैग को लेकर फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगे। टोल कर्मी, एनएचएआई अधिकारी व चालक की मिलीभगत से होने वाली सालाना हजारों करोड़ की टैक्स की चोरी रुकेगी और सरकार का राजस्व बढ़ेगा। ऐसी ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल को प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें।